दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस, जो कि 2019 में आई थी और ऑफिशियली 2020 में रिलीज की गई। इस मूवी को डायरेक्ट किया है होंग सॉन किम ने। और दोस्तों इस मूवी का जो नाम है उसी के अंदर इस मूवी का मीनिंग भी छुपा हुआ है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है अपना रूप बदलने वाला। और इस मूवी के अंदर हम एक ऐसी ही पावरफुल इविल स्पिरिट को देखने वाले हैं जो कि जीसस क्राइस्ट से भी नहीं डरती और वो लोगों को बहुत ही भयानक तरह से मारती है और उनका मजाक भी उड़ाती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो भाई मूवी की शुरुआत होती है और हम जुंगसू नाम के एक प्रीस्ट को देखते हैं और जुंगसू एक लड़की पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहा होता है। लड़की की हालत को देखकर पता चल जाता है कि वो बहुत दिनों से किसी इविल स्पिरिट के द्वारा पजेस हो चुकी है और इतने दिनों में उस इविल ने लड़की की बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छे से बिगाड़ दिया था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान इविल स्पिरिट पादरी का ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ कहता ही रहता है, लेकिन जुंगसू यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना एग्जॉर्सिज्म चालू रखता है। मगर ये इविल जो भी है यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान इविल बहुत सा ड्रामा दिखाता है और उसे क्रॉस और होली वाटर के पास होने से बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम बाद इविल अपनी असली ताकत दिखाता है और जुंगसू पर हंसते हुए ये कहता है कि इस लड़की को तुम पर बहुत भरोसा था पादरी, बेचारी लड़की। ये सब देखकर जुंगसू एग्जॉर्सिज्म का लेवल बढ़ा देता है और लड़की के सर पर हाथ रखकर प्रेयर्स करने लगता है। अब तभी ये इविल स्पिरिट उस लड़की की आवाज में उसकी मदर को बुलाते हुए ये कहता है कि माँ ये पादरी कुछ अजीब है। और इस बात से उसके कहने का मतलब होता है कि पादरी उसके साथ में कुछ गलत हरकत कर रहा है। अब उस लड़की की मदर जो कि रूम के बाहर खड़ी हुई थी उसे सही में ये लगता है कि पादरी कुछ गलत काम करने वाला है और वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और एग्जॉर्सिज्म के फ्लो को तोड़ देती है। इसी टाइम पर इविल को मौका मिल जाता है और वो रस्सियां तोड़कर खिड़की पर जाकर बैठ जाता है ताकि वहां से कूदकर वो उस लड़की की जान को ले सके। मगर जैसे ही लड़की गिरने वाली होती है जुंगसू जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की हवा में लटक जाती है। अब इविल लड़की की माँ को भी पजेस कर लेता है और पीछे से जुंगसू को ये कहता है कि जब इस दुनिया में तुम्हारे गॉड ने जन्म भी नहीं लिया था उसके पहले से हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और फिर एकदम से वो वापस लड़की में आ जाता है और ये कहता है कि जैसे तुम्हारे गॉड हर तरफ हैं उसी तरह हम भी हर तरफ मौजूद हैं और मैं इस दुनिया में वापस आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के टुकड़े टुकड़े कर उनको नर्क में चूहों को खाने के लिए दे दूंगा। अब ये कहकर इस लड़की के अंदर का जो इविल स्पिरिट होता है वो जुंगसू के हाथ में एक बाइट कर लेता है और फिर वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारी जाती है। अब जुंगसू पीछे घूमकर देखता है तो लड़की की माँ भी रूम से भाग चुकी होती है और जुंगसू बस अफसोस में वहीं खड़ा रह जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम जुंगसू के बड़े भाई की फैमिली को देखते हैं जो कि दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे। यानी कि ये पहले एक साथ ही रहा करते थे लेकिन इस हादसे के बाद में अलग हो गए थे। मतलब हुआ ये कि जिस औरत की बेटी मूवी की शुरुआत में मारी गई थी वो औरत जुंगसू को लेकर सोसाइटी में बैड रूमर्स फैलाने लगती है, जैसे कि इविल ने उसे लास्ट टाइम में कहा था, क्योंकि उस लड़की की मदर तो एग्जॉर्सिज्म के टाइम बाहर थी इसलिए उसको कुछ खास पता ही नहीं होता कि रूम में हुआ क्या था। और इन बैड रूमर्स की वजह से जुंगसू के बड़े भाई की फैमिली को सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा, जिसकी वजह से वो घर चेंज करने पर मजबूर हो गए। और बात इतनी सिंपल भी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जुंगसू को लेकर परिवार दो हिस्सों में बटा हुआ था। अब यहाँ पर सीन ऐसा होता है कि जुंगसू के बड़े भाई यानी गैंगो और उनकी बड़ी बेटी सोंगवू जो होते हैं वो उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन गैंगो की छोटी बेटी और वाइफ यंगजू उस औरत के फैलाए हुए रूमर पर भरोसा कर लेते हैं, जिस वजह से ये सब अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जुंगसू इनके साथ में नहीं रहता। खैर शिफ्ट होने के बाद में हम ये देखते हैं कि जब फैमिली रात में सो रही होती है तो पड़ोस के घर से बहुत आवाजें आती हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली रात भर नहीं सो पाती। और अगले दिन जब वो उठते हैं तो यंगजू को किचन के बाहर एक मरी हुई बिल्ली मिलती है जिसके गले में फांसी लगाकर लटकाया हुआ होता है। और सीन को देखते ही उनकी छोटी बेटी यहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब शिफ्ट होने के बाद में पहले दिन में ये सब होना फैमिली के लिए अच्छे साइंस नहीं होते। अब छोटी बेटी के डिस्चार्ज होने के बाद में जब फैमिली उसे लेकर घर पर आती है तो ये देखती है कि उनके पड़ोसी ने अपनी गाड़ी उनके पार्किंग एरिया में लगा रखी है। और अब गैंग को गुस्से में अपने पड़ोसी के घर पे जाता है ताकि वो उसे ढंग से समझा सके, लेकिन ये क्या, जब वो उसके घर के अंदर घुसता है तो ये देखता है कि वहाँ पर बहुत से जानवरों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और घर के अंदर ढेर सारे पक्षियों को मारकर सीलिंग से लटकाया हुआ था, जिस तरह से बिल्ली को उनके किचन के बाहर लटकाया गया था। अब ये सीन देखकर गैंगू ये समझ जाता है कि हो या ना हो ये बिल्ली को इसी आदमी ने मारकर वहाँ पर लटकाया होगा। अब गैंगू ये सब देख ही रहा होता है कि तभी एक आदमी उसके पीछे आ जाता है और वो गैंगू को बहुत ही सीरियस लुक्स देता है। वो डरते हुए कहता है कि तुम्हारी गाड़ी मेरे पार्किंग एरिया में लगी हुई है, मगर वो आदमी इस बात का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता और गैंगू डर कर वहां से निकल जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि रात को वही पड़ोसी फिर से दोबारा शोर कर रहा होता है और इस चक्कर में फैमिली सो नहीं पाती। अब गैंगू इससे निपटने के लिए पुलिस को फोन करता है और वो पुलिस को सब कुछ बता देता है कि ये आदमी रात को ऐसे ही शोर करता है जिससे हम सो नहीं पाते, और साथ ही उसने उसके घर में बहुत सारे तरह तरह के जानवरों को मरा हुआ भी पाया था। ये सब जानने के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उस आदमी के घर पर जाती है, मगर ये क्या, उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। वहां पर बस एक फैब्रिक कटिंग मशीन चल रही होती है जिससे शोर हो रहा था। गैंगू ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इस आदमी ने मात्र 4 से 5 घंटे में घर को इतना साफ कैसे कर दिया। फिर पुलिस उस आदमी को शोर वाला काम सुबह करने को कहकर वहां से चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मौके पे पकड़ा जाता है वही चोर होता है और इसने सारे सबूत मिटा दिए थे। लेकिन ऐसा क्यों, इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। अब अगले सीन में हमको जुंगसू को दिखाया जाता है जो कि रात में एक ड्रीम देख रहा होता है, जिसके अंदर वही मूवी के स्टार्ट वाली लड़की दिखती है उसको, और उसके अंदर वो इविल स्पिरिट जुंगसू को याद दिला रही होती है कि वो जल्दी ही उसकी फैमिली के टुकड़े टुकड़े करने आने वाला है। इस सीन में जुंगसू एकदम स्टक होकर जमीन पर बैठा ही रहता है और घर के अंदर खून की बारिश होने लगती है, जो कि दोस्तों बहुत ही डरावना सीन होता है। और जब वो इविल स्पिरिट जुंगसू पर अटैक करता है तो जुंगसू की आंख खुल जाती है और फिर उसकी पूरी रात उलझन में कटती है कि आखिर ये था क्या। उसी रात को हम देखते हैं कि गैंगू की छोटी बेटी अपने कमरे में सो रही होती है और तभी कोई उसकी चादर खींच लेता है। उसको ये लगता है कि उसका छोटा भाई उससे मस्ती कर रहा होगा, और जब वो उसे डांटने के लिए उठती है तभी वहां पर गैंगू उसके बाल पकड़कर उसे लेटा देता है और गंदी नजर से उसकी बॉडी को देखने लगता है। वो एकदम से सहम जाती है और उसे विश्वास नहीं होता कि उसके डैड उसके साथ ये सब कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद में
गैंगू वहां से चला जाता है। खैर अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि इसी तरह का स्ट्रेंज बिहेवियर उसकी मदर भी ब्रेकफास्ट के टाइम उसके साथ में करती है, जिसको देखकर वो अपने पेरेंट्स से दूरी बना लेती है। खैर अब सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि जुंगसू अपने एग्जॉर्सिज्म के फेलियर से बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन और गिल्ट में रहने लगा है। इसी वजह से चर्च के बड़े पादरी जुंगसू को ओवरसीज केसेस पर जाने को कहते हैं ताकि इससे जुंगसू का थोड़ा सा मूड चेंज हो सके, और जुंगसू भी इसके लिए राजी हो जाता है। खैर अब शाम को गैंगू घर पर आता है और अपनी वाइफ से उसके सुबह के बिहेवियर के बारे में पूछता है, लेकिन वो ये कहती है कि उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि उसने सुबह कुछ अजीब सा किया था। फिर हम देखते हैं गैंगू की बड़ी बेटी सोनवू नहा रही होती है और अचानक से ही वहां पर उसकी छोटी बहन आ जाती है और वो उससे ये कहती है कि क्या तुम्हें सिबलिंग्स के होने से दिक्कत नहीं हो रही, अगर हो रही है तो हमको मार दो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और फिर सोनवू वहां से जल्दी से नहाकर अपनी छोटी बहन के कमरे में जाती है ताकि वो उसके सेंसलेस आइडिया पर बात कर सके। मगर यहाँ पर भी वो सेम बात ये बोलती है कि उसने तो कुछ भी नहीं कहा। अब इसके बाद में दोनों बहनें उसी कमरे में रुक जाती हैं और कल रात अपने साथ हुए हादसे के बारे में डिस्कस करने लगती हैं। लेकिन तभी उनके डैड गैंगू वहां पर कमरे में आ जाते हैं और वो अपनी दोनों लड़कियों को इस बात पर बहुत मारते हैं कि वो पीठ पीछे अपने बाप की बुराई कर रही हैं। अब गैंगू अपनी बड़ी बेटी को एक ही हाथ से उठाकर सीढ़ियों पर फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और एक हैमर लेकर अपनी छोटी बेटी को मारने के लिए ढूंढने लगता है। और जैसे ही वो उसे ढूंढकर मारने ही वाला होता है कि तभी नीचे वाले फ्लोर से आवाज आती है कि ऊपर ये कैसा शोर हो रहा है, और तभी ऊपर मौजूद गैंगू नीचे चला जाता है और नीचे से असली गैंगू आता है जो कि काफी शॉकिंग था। वो दोनों लड़कियों से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तभी पीछे से उसकी वाइफ भी आ जाती है और वो हैमर से सभी पर अटैक करने लगती है और गैंगू अपनी लड़कियों को बचाने के लिए हैमर के वार को अपने हाथ से रोक लेता है और बहुत तेज चिल्लाता है। फिर ग्राउंड फ्लोर से गैंगू की वाइफ की आवाज आती है कि ऊपर कैसा शोर हो रहा है, और तभी ऊपर मौजूद गैंगू की वाइफ यहाँ पर हैमर को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है और नीचे से उसकी असली बीवी आती है और वो ऊपर का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर गैंगू कमरे में खोलकर चेक करता है कि अगर उसकी वाइफ नीचे से अभी आई है तो उन पर अटैक कर कौन रहा था, लेकिन कमरे में उसको हैमर के अलावा कुछ और नहीं मिलता। अब जब ये सारे लोग आपस में ये सारी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं तब हमको ये पता चलता है कि घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो असल में सुपर नेचुरल है और जो भी इवेंट अभी तक हुए हैं वो रियल पर्सन द्वारा नहीं किए गए थे बल्कि कोई वो इविल एंटिटी थी। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो डबल कैरेक्टर यानी कि डॉपलगैंगर हम देख रहे हैं असल में वो इविल द्वारा बनाए हुए बहरूपिये हैं ताकि वो गलत काम करके परिवार के लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर सकें। खैर अगले दिन हम ये देखते हैं कि गैंगू जुंगसू को कॉल लगाकर बताता है कि उसके घर के अंदर कुछ सुपर नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं और इन सबसे निपटने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए, लेकिन जुंगसू वहां पर आने के लिए साफ मना कर देता है और वो बताता है कि आज रात उसे कुछ काम से दूसरी कंट्री जाना है। अब गैंगू यहाँ पर एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी होता है इसलिए वो जुंगसू को फोर्स नहीं करता और कॉल करते ही गैंगू की बीवी उस पर चढ़ जाती है और ये कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है और वो हमको अकेला कैसे छोड़ सकता है, वो तुम्हारा भाई है और क्या वो भूल गया कि हमने उसके लिए क्या क्या किया है। अब इस बात पर गैंगू अपनी वाइफ पर बहुत तेज चिल्लाता है और ये बोलता है कि तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया और मुझे सब कुछ पता है कि तुम छुपकर जुंगसू से घर का रेंट लिया करती थी और क्या कभी तुमने उसे एक बार भी गर्म खाना परोसा है। अब इस बात पर गैंगू की बीवी बिल्कुल चुप हो जाती है। और दोस्तों इस सीन के अंदर रिलेशंस को काफी अच्छे से डिफाइन किया गया है जिससे ये पता चलता है कि अपने अपने होते हैं और पराये लोग पराये, क्योंकि जितना फ्री सपोर्ट गैंगू ने अपने भाई के लिए किया था वो सपोर्ट कभी भी उसकी भाभी ने नहीं किया। हालांकि एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं लेकिन मोस्ट केसेस में यही होता है और इसलिए मेरे हिसाब से गैंगू की बीवी का यहाँ पर जुंगसू से सपोर्ट मांगना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुंगसू देश छोड़कर जाना तो चाहता है मगर जा नहीं पाता और वो गैंगू के घर पर आ जाता है क्योंकि उसे गैंगू के बच्चों की ज्यादा परवाह होती है। फिर फैमिली के लोग जुंगसू को सारे हादसों के बारे में बताते हैं और जुंगसू इस नतीजे पर पहुंचता है कि उन्हें घर में एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। अब इस बात से घर के कुछ लोग डर जाते हैं क्योंकि जुंगसू के आखिरी एग्जॉर्सिज्म में लड़की की मौत हो गई थी, इसलिए जुंगसू ये बोलता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि वो ये एग्जॉर्सिज्म अपने सीनियर से करवाएगा। फिर जुंगसू गैंगू के साथ में बाहर आता है और गैंगू ये बताता है कि असल में उसकी बड़ी बेटी सोनवू पॉजेस्ड है और वो ऐसे क्योंकि आज उसने सुबह सुबह पानी के अंदर होली वाटर मिलाया था और सोनवू को छोड़कर घर के सभी लोगों ने उस पानी को पी लिया था। फिर जुंगसू ये कहता है कि उसको फादर बेल्थासार ने एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए पर्सनली बुलाया है और शायद उन्हें एग्जॉर्सिज्म से पहले मुझसे कुछ बात करनी होगी, इसलिए जब तक मैं घर पर नहीं आता तुम तब तक दूर से ही अपनी बेटी पर नजर रखना, यानी कि सोनवू पर। उसके बाद में जुंगसू फादर बेल्थासार को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है और फादर बेल्थासार ये कहते हैं कि हम तो खुद ही घर पर आ जाते, तुम हमको लेने क्यों आ गए। जुंगसू ये कहता है कि आपने ही तो मुझे पर्सनली यहाँ पर पिक करने के लिए बुलाया था। फादर बेल्थासार ये कहते हैं कि ऐसा कब हुआ, मैंने कोई भी कॉल नहीं करी, जो कि काफी शॉकिंग था। अब जुंगसू समझ जाता है कि उस इविल स्पिरिट ने उसे दूर रखने के लिए अपनी कोई चाल चली है और फिर जुंगसू फादर को लेकर ओवर स्पीडिंग करते हुए घर पर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कार का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसे देखकर ये लगता है कि शायद कार में मौजूद सभी लोग मारे गए होंगे और ये भयानक एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ रेवन बर्ड्स की वजह से होता है क्योंकि वो डायरेक्टली आकर शीशे के अंदर मरने लगती हैं। डैम दीज रेवन बर्ड्स अगेन। अब दोस्तों एक और चीज की यहाँ पर वो पड़ोसी था कौन, तो यहाँ पर उसके अंदर भी वही इविल स्पिरिट होगी क्योंकि घर को इतनी जल्दी साफ कर देना खाली दो ही ताकतें कर सकती हैं, या तो अच्छी या फिर बुरी। तो मे बी वो इविल स्पिरिट यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रही होगी ताकि इनकी फैमिली को वो पॉसेस कर सके। अब दूसरी तरफ घर के अंदर हम ये देखते हैं कि गैंगू की छोटी बेटी वर्जिन मैरी और जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को लेने के लिए बेसमेंट के अंदर जाती है और जब वो मूर्तियों को उठाई रही होती है कि तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वो पहले पीछे मूर्ति है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी उसकी दूसरी साइड से उसको आवाज आती है और जैसे ही वो उसे देखने के लिए घूमती है कि तभी एक इनविजिबल फोर्स वहां पर उसको सीधा घर के गैस हीटर के अंदर खींच लेती है और अंदर जाते ही गेट बाहर से लॉक हो जाता है और अंदर आग लगने लगती है। और इस सीन को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि यहाँ पर गैंगू की छोटी बेटी को उस इविल
इविल स्पिरिट ने जिंदा ही जला दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हॉरर सीन है। मतलब यार छोटी बच्ची थी, मासूम थी, उसको इस तरह से जिंदा जला दिया। खैर अब हम ये देखते हैं कि गैंगू नीचे बैठकर अपनी बड़ी बेटी पर निगरानी रख रहा होता है और कुछ ही देर के बाद में सोनवू मेन गेट बंद करने के लिए बाहर जाती है। गैंगू को ये लगता है कि शायद से इविल सोनवू को लेकर घर से बाहर भागना चाहता है, इसलिए गैंगू पीछे से सोनवू पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है और फिर बेडरूम में उसको बांध देता है। अब तभी हम ये देखते हैं कि जुंगसू जख्मी हालत में घर के अंदर आता है और ये बताता है कि उसका एक बुरा एक्सीडेंट हुआ था और फादर बेल्थाजार अब नहीं रहे। तभी गैंगू जुंगसू से एक्सॉर्सिज्म करने की रिक्वेस्ट करता है। अब हम देखते हैं कि जुंगसू एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू करता है और सारा सेटअप करने के बाद वो एक पतली छड़ी से सोनवू को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमको एक शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। हम एक्सीडेंट वाली लोकेशन को देखते हैं जहाँ पर हम जुंगसू को कार के बाहर बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं और हमको ये पता चलता है कि घर के अंदर जो जुंगसू है वो असल में बहरूपिया है, यानी कि इविल है। फिर वापस हम एक्सॉर्सिज्म को देखते हैं जहाँ पर बहरूपिया ने सोनवू को मार मार कर बिस्तर को खून से लाल कर दिया था। अब इस सीन को देखने के बाद में उसकी मदर गैंगू को एक्सॉर्सिज्म बंद करवाने के लिए कहती है, वरना यहाँ पर सोनवू मर जाती। मगर गैंगू उसकी एक नहीं सुनता और दोनों में लड़ाई होने लगती है। गैंगू ये कहता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो और फिर वो अपनी ही बीवी का सर दीवार में जोर जोर से मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। इस लड़ाई को देखकर बहरूपिया बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो अपना असली रूप गैंगू को दिखाता है, जिसे देखकर गैंगू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर इविल बहुत ही आसानी से गैंगू को इस लड़ाई में हरा देता है और जब वो उसको मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर असली जुंगसू आ जाता है और अपनी प्रेयर से इविल को वहाँ से भगा देता है। फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद में गैंगू को अपने छोटे बेटे की रोने की आवाज बेसमेंट से आती है और वो दोनों जल्दी से बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर उसका छोटा बेटा बहुत ही डरा और सहमा बैठा हुआ था। अब वो हीटर की ओर इशारा करता है और जब गैंगू हीटर के अंदर देखता है तो वहाँ पर उसकी छोटी बेटी की जली हुई लाश पड़ी हुई थी, जिसको देखकर वो एकदम से शांत हो जाता है। फिर नीचे बेसमेंट के अंदर सोनवू भी आ जाती है और वो अपने अंकल से ये कहती है कि आपने मुझे इतना हर्ट क्यों किया अंकल। और जुंगसू तभी बहरूपिये के यानी कि इविल के इस ड्रामे को समझ जाता है और जैसे ही जुंगसू मिरर पर से पर्दा हटाता है तो वहाँ पर इविल अपने असली रूप में आ जाता है। अब इविल स्पिरिट के सामने आते ही जुंगसू प्रेयर्स करना शुरू कर देता है और इविल भी जुंगसू के साथ साथ प्रेयर्स को रिपीट करता है और अपने हाथ से क्रॉस बनाता है। इस सीन से हम ये समझ पाते हैं कि ये इविल इतना पावरफुल है कि इसे जीसस क्राइस्ट के नाम से भी कोई डर नहीं है, या तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर फेथ की कमी है। खैर फिर वो इविल यहाँ पर जुंगसू पर अटैक करके उसके सीने पर बैठ जाता है और जुंगसू का गला घोटने लगता है। मगर किसी तरह से यहाँ पर गैंगू को बेसमेंट के अंदर होली वाटर की एक शीशी मिल जाती है और वो पूरी शीशी इस इविल के ऊपर फेंक देता है और तब जाकर कहीं वो इविल स्पिरिट जुंगसू को छोड़ती है। अब जुंगसू यहाँ पर प्रेयर्स का सिलसिला दोबारा शुरू करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। वो इविल स्पिरिट दोनों भाइयों को बहुत ही बुरी तरह से मारती है और आखिर में जब वो गैंगू की जान लेने वाला होता है तब जुंगसू यहाँ पर खड़ा होता है और गॉड से प्रे करता है कि हे ईश्वर, इस इविल स्पिरिट को मेरे अंदर आने दो और मुझे ताकत दो कि मैं इसको अपने अंदर ही कैद कर सकूं और खत्म कर सकूं। अब क्योंकि जुंगसू इविल को खुद के अंदर आने देना चाहता है इसलिए इविल जुंगसू की बॉडी को पजेस कर लेता है, क्योंकि ऐसी इविल शक्तियां जो होती हैं वो तो यही चाहती हैं कि मन मर्जी से ह्यूमंस उनको अपनी स्पिरिट और अपनी बॉडी दे दे। खैर जुंगसू और इविल के अंदर लड़ाई जुंगसू की बॉडी के अंदर ही चल रही होती है। अब तभी जुंगसू एक बड़े से लकड़ी के क्रॉस को तोड़ता है और उसकी नुकीली साइड को अपने पेट के आर पार कर देता है ताकि उसकी डेथ के साथ में ये इविल भी यहीं पर खत्म हो जाए और जुंगसू अपने इस मकसद में कामयाब भी होता है और फाइनली इस इविल से उसको छुटकारा मिल जाता है। अब आखिर में हम ये देखते हैं कि गैंगू अपने बेटे को लेकर ऊपर आता है और वहां पर अपनी बड़ी बेटी और वाइफ से मिलकर बहुत रोता है, क्योंकि भले ही उन्हें इविल से छुटकारा मिल गया हो मगर इस लड़ाई में उन्होंने अपने परिवार के 2 मेन मेंबर्स को खो दिया, यानी कि जुंगसू को और सोनवू को। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और मूवी भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए